रिपोर्ट्स के अनुसार जब उनके लिए नई लग्जरी गाड़ियों का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और पहले से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने पर जोर दिया। इसी तरह कैबिनेट स्तर पर भी खर्चों को लेकर सख्ती दिखाई गई। इन फैसलों को उनके समर्थकों ने एक स्पष्ट संदेश के रूप में देखा कि सरकार अनावश्यक खर्चों को कम करने की दिशा में काम करना चाहती है। शुरुआती दिनों में प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ बदलाव देखने को मिले। अधिकारियों की कार्यशैली पर निगरानी बढ़ाई गई और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कही गई। इसी दौरान कुछ नई पहलें भी शुरू की गईं, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान और पुलिस की सक्रियता बढ़ाने के प्रयास। इन कदमों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। जहां एक तरफ समर्थकों ने इसे सख्त प्रशासन की शुरुआत बताया, वहीं आलोचकों ने इन तरीकों पर सवाल भी उठाए। इसी समय एक और शब्द तेजी से चर्चा में आने लगा और वो था जीरो टॉलरेंस। सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया कि अपराध और अव्यवस्था के प्रति सख्ती बढ़ती जाएगी। कुछ मामलों में तेज कार्रवाई और पुलिस की बढ़ती सक्रियता को इस नीति का हिस्सा माना गया। हालांकि इन कार्रवाइयों को लेकर बहस भी शुरू हुई, जिसमें कानून के दायरे और प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठाए गए। मीडिया और सार्वजनिक चर्चा में योगी आदित्यनाथ की छवि तेजी से बदलने लगी। एक तरफ उन्हें सख्त और निर्णायक नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया, वहीं दूसरी ओर उनके काम करने के तरीकों को लेकर आलोचनाएं भी जारी रहीं। यही वो समय था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों एक नए प्रयोग से गुजरते हुए दिखाई दिए। इसी संदर्भ में विकास दुबे का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया। ये केस लंबे समय से कानून व्यवस्था और अपराध के रिश्ते पर सवाल उठाता रहा था। बाद में हुई घटनाओं ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। सरकार की कार्रवाई को समर्थकों ने कानून के सख्त पालन के रूप में देखा, जबकि आलोचकों ने प्रक्रियाओं और तरीकों को लेकर सवाल उठाए। यही वो बिंदु था जहां से इस मॉडल को लेकर राय दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दी। इसी दौरान एक और शब्द तेजी से चर्चा में आया, जिसे आम भाषा में बुलडोजर मॉडल कहा जाने लगा। अवैध निर्माणों और अपराध से जुड़े लोगों की संपत्तियों पर कार्रवाई को सरकार की सख्ती के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। समर्थकों का मानना था कि इससे कानून का डर स्थापित हुआ और अपराध पर नियंत्रण में मदद मिली। वहीं आलोचकों ने इसे कानूनी प्रक्रिया और अधिकारों के संदर्भ में चुनौतीपूर्ण बताया। अगर व्यापक तस्वीर देखी जाए तो इस दौरान राज्य में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक सुधारों को लेकर भी कई दावे किए गए। सरकार ने विभिन्न मंचों पर विकास और कानून व्यवस्था में सुधार की बात रखी। हालांकि इन दावों को लेकर अलग अलग विश्लेषण सामने आए। कुछ रिपोर्ट्स में सुधार के संकेत बताए गए, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने इन आंकड़ों की व्याख्या को लेकर सावधानी बरतने की बात कही। यानी एक तरफ एक सख्त और निर्णायक नेतृत्व की छवि बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस मॉडल के तरीकों और प्रभावों पर बहस भी जारी थी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का ये दौर सिर्फ प्रशासनिक बदलाव की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़े वैचारिक टकराव का उदाहरण भी बन गया, जहां सवाल सिर्फ ये नहीं था कि क्या बदला, बल्कि ये भी था कि बदलाव का तरीका कितना सही या टिकाऊ है। समय के साथ ये चर्चा राज्य की सीमाओं से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई और इसी के साथ एक नया सवाल उभारने लगा कि क्या ये मॉडल भविष्य की राजनीति को प्रभावित कर सकता है और क्या योगी आदित्यनाथ की भूमिका आने वाले समय में और बड़ी हो सकती है। लेकिन इन सभी सवालों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बदलाव को समझने के लिए सिर्फ दावों या आलोचनाओं को नहीं, बल्कि पूरे संदर्भ को देखना जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश की ये कहानी भी उसी संदर्भ का हिस्सा है, जहां एक तरफ व्यवस्था को बदलने की कोशिश दिखाई देती है और दूसरी तरफ उस बदलाव के तरीकों पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। कि इस दौर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों को एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है।